एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आप क्लास 10th में हो, ये कोई बच्चों की क्लास नहीं चल रही है कि आप जो है लाइट को बस एक प्रकार की एनर्जी बता करके जो है आप खत्म कर दें। लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब ये एनर्जी है तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है डबल नेचर शो किया जाता है, यानी कि लाइट में जो है डुअल नेचर पाया जाता है। लाइट एक पार्टिकल भी है, लाइट एक वेव भी है। और अगर जो है शुरुआत बात किया जाए तो सबसे पहले जो है न्यूटन ने जो है लाइट पे काम किया था। न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो, न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप न्यूटन बताते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, यानी कि जिस प्रकार से आप गेंद को ऐसे फेंकते हो यूं, तो उसी एंगल पे चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना ये आया कहां से? ये न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी से आया, यानी कि न्यूटन का कण का सिद्धांत जो था वहां से जन्म हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, समझे। इसके बाद जो है जब इसी लाइट को हमने पानी में डाला या किसी मीडियम को जब चेंज किया, क्योंकि न्यूटन जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये कर रहे थे अपने हवा में कर रहे थे, तो हवा में कर रहे तो मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा, एयर एयर। लेकिन जब क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि जब हमने पानी में लाइट को डाला तो लाइट सीधी जानी चाहिए, क्योंकि गेंद थी, क्योंकि पार्टिकल था, क्योंकि एक कण था, तो उस हिसाब से तो गेंद सीधी जानी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि लाइट जो है, या तो वो लाइट जो है पहले न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या था कि लाइट ये अगर इंसिडेंट जो रे है अगर ये डाली इतने एंगल पे, एंगल आई पे, तो ये उतने ही एंगल आर पे जो है वापस चली जाती है। ये न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार माना जाता है। और यहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है जो 3 नियम होते हैं वही वहां से आए कि जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा जो है एंगल इनका बराबर होगा। उसके बाद जो है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में, एक ही पॉइंट पे होते हैं। उसके बाद जो है सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। ये सारी बातें जो है न्यूटन बता रहे थे। न्यूटन की लॉज नहीं सारे मिरर पे होते हैं या फिर बस प्लेन मिरर पे होते हैं? ये सिर्फ प्लेन मिरर में होते हैं। सर ऑप्शन ये उसमें आया था प्री बोर्ड में, सर प्लेन मिरर पे किया था उसमें सब गलत था सर। कैसे? सर वो जो नहीं अभी प्री बोर्ड कराया गया था अशोका के, रिफ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के लॉ में जाएंगे। रिफ्लेक्शन के लॉ में ये मतलब कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, समझ रहे हो। बस रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मीडियम चेंज हो गया तो वहां पे काम नहीं करेगा। आप पहले एक बात को समझ लीजिए, वो कोई भी जो है हो जाए, लेकिन वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन है तो सही लगेगा, अगर रिफ्रैक्शन आ गया तो नहीं लगेगा। जैसे आपने सही बोला, जो आपने भी बोला ना कि मिरर वाला वो वाला, अगर रिफ्लेक्शन है तो आपका कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो जो है आपका ये कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, सब में वही सेम फिनोमेना लगेगा। अगर जो है यदि जो है आपने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर ये नियम नहीं लगेगा, ठीक है। आप सही थे। अगला देखिए, यानी कि न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी से ही ये बात इवाल्व हुई कि जो है लाइट एक जो है लाइट की जो 3 नियम थे न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी से आए। ये अगर बात आप लिखोगे ना, जैसे बच्चे जानते तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये नियम, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बात आई कहां से, ये न्यूटन ने बताई। लेकिन न्यूटन कब फेल हो गए? न्यूटन तक फेल हो गए जब उन्होंने देखा कि जब लाइट जो है वो पानी में या फिर जो है किसी एक मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब जाती है तो वो एक अगर न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी उस हिसाब से लाइट एक कण, उस हिसाब से तो एकदम सीधी जानी चाहिए। लेकिन हमने देखा क्या कि ये नॉर्मल से जो है या तो दूर हट जाती है या तो पास आ जाती है, और ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये डिपेंड करता है माध्यम पे। जितनी मीडियम की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उस हिसाब से जो है ये लाइट का डेविएट होना डिपेंड करता है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। तो न्यूटन यहाँ पे फेल हो गए। जब न्यूटन यहाँ पे फेल हो गए तो फिर एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइजीन, समझे। और उन्होंने बताया कि लाइट दरअसल जो है वो एक वेव है। लाइट एक वेव है। जिस प्रकार से एक तरंग, जब आप पानी का नहीं डिल्ला पानी में डालते हो, जो स्टोन एक डालते हो पानी में, तो आप क्या देखते हो कि पानी में जैसे डाला तो वो एकदम जो है पानी अपने किनारे पे जाने लगता है। ऐसे जो है वेव 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 बनते बनते किनारे पे जाने लगता है। सेम उसी प्रकार से लाइट भी वही फिनोमेना को शो करती है। लाइट भी जो है इंटरफेरेंस का जो है फिनोमेना शो करती है। जैसे इसको सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट और हुए जिन्होंने जो है देखा जाए तो लाइट को जो है इस फिनोमेना को शो करने के लिए कि लाइट एक वेव है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट विज्ञान की दुनिया में बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अगर यदि लाइट एक पार्टिकल है,
तो उस हिसाब से तो जो है इस लाइट, ये लाइट अगर यहां से गुजरती है तो जस्ट इसके यहीं पे बननी चाहिए लाइट की रिफ्लेक्शन। लेकिन हम देखते क्या है, हम देखते क्या है कि लाइट जैसे यहां पे पड़ती है तो लाइट जो है यूं जो है मतलब सिर्फ उतने ही जगह पे नहीं बल्कि ये पूरे में फैल जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? और ये देखिए लाइट जो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, समझे, ये क्रॉस कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। क्लास 12 में जब आप जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, कहाँ पे जो है कितनी इंटरफेरेंस होती है वगैरह। यानी कि लाइट जब ये पूरे में फैल गई, इसका मतलब लाइट एक पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, लाइट एक वेव है, लाइट एक तरंग है, समझे, लाइट क्या है, एक तरंग है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। आगे चल करके अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं और वो बताते हैं कि लाइट जो है ये कोई आम चीज नहीं है, लाइट दरअसल एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, समझे, जिसका नाम फोटान होता है। फोटान से मिलकर के जो है लाइट बनी हुई है। और ये जो फोटान ही है, समझे, ये फोटान ही है जो लाइट को जो है बनाते हैं। फोटान जो है बनते कैसे हैं, तो फोटान जो है इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन होते हैं उनके मिलने से जो एनर्जी क्रिएट होती है उनसे फोटान बनते हैं, समझे। ये जो फोटान होते हैं, ये जो आप आसपास आप देख रहे हो, एक ही स्टेट में कई सारे फोटान रह सकते हैं। जैसे एक बल्ब आपने जलाया, कम लाइट हुई, दो बल्ब जलाए, ज्यादा लाइट हुई। एक ही स्टेट में जो है कई सारे फोटान रह सकते हैं, यानी कि एक कमरे में आवश्यकता मतलब अधिक से अधिक आप जो है कितने भी फोटान जो है इसके अंदर भर सकते हो। फिर सर फोटान है कि प्रोटॉन है? फोटान, प्रोटॉन नहीं, फोटान, फोटान कहाँ से आ गया? PHOTON। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और फोटॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन होते हैं। सही पॉजिट्रॉन क्या है? हम वही तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि दरअसल जो है इलेक्ट्रॉन आज तक आपने यही, अभी देखो तुम्हें हमने आज तक कुछ पढ़ाया नहीं है। जैसे समझ लो कि अभी तो तुम्हें एटम की बात बता रहे थे, ये किसी क्लास, ये हमने 9th या 8th में पढ़ाया है एक बार, तो हमने उनको और आगे की चीज पढ़ाई है कि जो ये तुम देखते हो ना, ये जो एटम, हमने आज तक तुम्हें क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके आगे की लीला पढ़ाई नहीं पढ़ाई, और है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में। दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये भी आगे चलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं जाकर के। अभी अगर देखा जाए तो 17 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं। मतलब देखा जाए तो जो ये एटम है ना, ये काफी अलग चीज है। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो तब जाकर के ये बातें बताई जाती हैं। ये किसी क्लास में हमने पढ़ाया है, आपके में नहीं पढ़ाया है, कभी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का जो जस्ट पॉजिटिव रूप होता है उसी को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, समझे। यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज पॉजिट्रॉन, ठीक, ये पॉजिट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है, ठीक। प्रोटॉन के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पे चार्ज की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास होता है दोनों का, जैसे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और एक प्रोटॉन पे मास कितना होता है, तो वो शायद होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या मासलेस होता है, मासलेस होता है न्यूट्रॉन मासलेस नहीं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। यानी कि न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास जरूर होता है। अब न्यूट्रॉन पे मास कहां से आया, जैसे देख लो 6C12, यहाँ पे 6C12 का मतलब क्या है, जो कार्बन है वो अपने दो जो है एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। जैसे मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रेफीन और बंगस्टर फुलेरिन और जो है डायमंड, ग्रेफाइट, और भी रूपों में पाया जा सकता है। क्योंकि कार्बन की लगभग आप मान लीजिए कि चाइना टोटल आप बनाओगे IUPAC में चैंस, तो ये लगभग कितने 5 मिलियन शायद बताई थी, है ना। और जिसको जो है नामकरण करने के लिए IUPAC का सिद्धांत आया, IUPAC, जिससे जो है नामकरण इसकी किया जा सके। फिलहाल जो कार्बन होता है, ये जो है इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि 6C12, 6C14, समझे। जैसे नहीं होता है 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, इसी प्रकार से जो यूरेनियम होता है उसके भी जो है आइसोटॉप्स होते हैं, 92 यूरेनियम 292, नहीं 92 यूरेनियम 233, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। ये जो है यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं।
ये आइसोटॉप्स आपको याद होने चाहिए, दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए। अगर आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो बेकार हो। अगला देखिए, हम न्यूट्रॉन के ऊपर बात करना है। जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये जो 6C12 है, यहां पे ये हो गया जाकर के नंबर ऑफ, क्या हुआ ये 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप एक चीज को उठा लीजिए, आप किसी को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए जो है आपके पास ऑक्सीजन का एक एटम है, 8 हो 16। अब यहां पे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अरे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं ये होता है तुम्हारा Z, एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इट डिस्कवर्ड बाय मोसले। एंड जो एटॉमिक मास होता है वो ये दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक मास बाय एटॉमिक नंबर देन यू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन के ऊपर 0 लगता है, दैट मींस कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये सब 16 से 8 आप घटाते हो तो 8 बचता है। ये जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर ये आपको बेसिक नहीं पता है तो केमिस्ट्री के नाम पे कलंक हो। दूसरा देखिए, आप समझ गए लाइट क्या होती है, तो लाइट के बारे में ऐसे जब आप बताओगे, समझ रहे हो, तो जाकर के बात में दम आएगी। अब ये थोड़ी ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, को क्लास फर्स्ट में थोड़ी ना पढ़ रहे हो। फिर लाइट जो है, लाइट ना सिर्फ एक वेव है, ना सिर्फ एक पार्टिकल है, बल्कि लाइट को चूंकि कोई मीडियम तो नहीं चाहिए होता है, इसलिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, देखो, लाइट नॉट नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, दैट्स व्हाई लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, देखिए, जब भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें दोनों में पाई जाती है, मतलब जो लाइट होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ये ऊपर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे कर लो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों प्रोपोगेट होती हैं लाइट के साथ। मतलब जब कोई भी लाइट आपके ऊपर आती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में होती हैं। अब आप कहोगे सर इसे कैसे मान लें, तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया ये है कि जब आप जो है अभी नहीं, जैसे मान लो आदित्य L1 भेजा गया था, नहीं ऊपर भेजा गया था, मतलब जो है निगरानी रखने के लिए कि सूर्य से जो है कब कब सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे जितने भी डिवाइस है, जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, जितने भी डिवाइसेस हैं, सब सारे चलते किस पे हैं, वेव पे चलते हैं। जब भी सूरज से, जब भी जो है सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, समझे, सूरज से जो है जब भी जो है, जैसे सूरज अपने अंदर से कुछ कुछ निकालता रहता है, उनको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। और वो सोलर फ्लेयर जो है जब वहां से निकलते हैं और वो जब आकर के टकराते हैं धरती पे आकर के, जब धरती पे आकर टकराते हैं तो धरती का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। मतलब तुम्हारा अगर फोन चालू है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चालू है तो कब उड़ जाए। ये हो चुका है एक बार घटना 1859 में, समझे, यानी कि रात में तब उजाला हो गया था, मतलब रात में सूरज समझो निकल आ गए, तो कैसा लगेगा। ये क्या होता है, दरअसल हमारी जो धरती है ना वो उसकी जियोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब वहां से सोलर फ्लेयर्स निकली, हमने क्या बताया लाइट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो वो भयंकर निकलेंगे आकर के तुम्हारी जियोमैग्नेटिक फील्ड को जो है डिसरप्ट करते हैं, कि दैट्स व्हाई आपके इलेक्ट्रॉनिक जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सब ठप हो जाएगा, क्योंकि सारी जो है फ्रीक्वेंसी पे इक्विपमेंट काम करते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब आगे आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता ही चुके, बात खत्म, आगे बढ़िए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है वो आपको पता ही है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, जब एक सरफेस एकदम सपाट एकदम बढ़िया
हो तो वो जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और जब जो है सरफेस ही ऊबड़ खाबड़ हो ऐसे, तो वो जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिससे जो है निकलती है रे, समझे, और जो है टकरा करके वापस आती है, तो ये ऑब्जेक्ट है और उसकी जहां पे इमेज बनती जा करके है या बनती हुई प्रतीत होती है वो इमेज होती है ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी जिससे भी जो है लाइट की जो रे है, यानी कि जो लाइट की रे है वो जब बाहर जाती है, जैसे मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे से रे गई, ठीक है, और वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम इमेज कहते हैं। और इमेज जो है वो वर्चुअल हो सकती है या जो है रियल हो सकती है। वर्चुअल का मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल का मतलब एग्जैक्ट मिल जाती है, ठीक है। और ये आपने देखा होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में दिया गया है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज एक प्लेन मिरर में किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में जो है देख लेना। द पोजीशन फाउंड इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट, यानी कि जितनी दूरी पे आप खड़े होगे उतनी दूरी पे आपकी इमेज आपकी बन जाएगी। प्लेन मिरर एकदम सीधा सीधा होता है और उल्टी चीजें इसमें बनती हैं, एक बात ये याद रखिएगा, इसलिए इसमें जो है लैटरल इन्वर्जन का फिनोमेना होता है। जैसे यहाँ पे रेड देखो लिखा है तो उसका उल्टा बनेगा। जैसे मान लो इसका दूसरा तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए जो है कोई चीज अगर उल्टी है तो उसको आप इसके सामने रखिए सीधी हो जाएगी, है जादू। तो ये है प्लेन मिरर। और the image formed in a plane mirror is virtual, it cannot be received on a screen। ये that means ये हो गया जाकर के कि इस पे जो इमेज फॉर्म होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, आभासी होती हैं, इनको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इज द सेम साइड अब इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो है उसी साइड में रहती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट खड़ा होता है। हमारा देखने का फिनोमेना क्या होता है, तो देखने का फिनोमेना ये होता है कि कोई भी लाइट सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के पश्चात हमारी आंखों पे वो लाइट जाती है, और हमारी आंखों में लाइट जाने के बाद हमें पहले से उन चीजों का ज्ञान होता है। जैसे इस कमरे में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें दिखती वही है जिसका हमें पहले से पता है। आप पहले बात को समझिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको इमेज दिखती है कैसे, मतलब कोई चीज दिखती कैसे, आपको चीजें कैसे दिखती हैं। सबसे पहले तो लाइट है, देखो सबसे पहले लाइट जरूरी है। लाइट उस ऑब्जेक्ट में पड़ी, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद तत्पश्चात जो है हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन के पश्चात हमारी आंखों में गई रोशनी। उसके बाद जो है हमारा जो माइंड है, समझे, रेटिना पे पड़ती जाकर के, उसके बाद जो हमारा माइंड है ये जो है न्यूरॉन सिस्टम के माध्यम से ब्रेन में जाकर के देखता है कि भैया क्या तुम इसको जानते हो, तो वो कहता है हाँ जानते हैं, पहले से इसके बारे में पढ़ाया गया है, दिस इज पेन या दिस इज चेयर या फिर कोई भी चीज है हमें पहले से पता है, उसकी जानकारी है, तो माइंड मान लेता है कि ये चीज फला चीज है। समझ रहे, इस प्रकार से होता है कुल मिलाकर के। अब पहले एक बात को समझिए, यहाँ पे दो झोल हैं। कौन से दो झोल हैं? झोल ये है कि जैसे मान लो लाइट पड़ी किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइट तो सातों आई थी, लेकिन रिफ्लेक्ट जो हुई वही हमारी आंखों पे बनी जाकर के। मतलब लाइट तो 7, मतलब जो जैसा कि दुनिया बताती है कि लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। सातों कलर आए, हालांकि होते तो बहुत सारे हैं, फिलहाल हमें बच्चों वाली बात बता रहे। 7 कलर आए, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट में पड़े, उसमें से एक कलर रिफ्लेक्ट हुआ हमारी आंखों पे आया, यानी कि जो 6 बचे हुए वे कहां गए, और यानी कि जो लाइट है वो हमें जो दिखाना चाह रही वही तो हम देख रहे हैं। समझ रहे हो, यानी कि हमें एक्चुअल इसके बारे में नहीं पता है कि हरी है कि नीली है कि पीली है कि क्या है। सर मतलब अगर हम ये कलर देख रहे हैं तो तुम्हें कैसे पता है ग्रीन कलर नहीं है, मतलब हमारी नजरों में वो ग्रीन कलर, तुम्हारी नजर में शायद कुछ और कलर, कुछ और भी हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको दिखता वही है जो आपको दिखाया जाता है। मतलब जो कलर एक्चुअल में है वो आपको भी नहीं पता, ना हमें पता है, वो दरअसल वो कलर है जो रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये क्यों वही रिफ्लेक्ट हुआ, इसके बारे में जो है स्टडी भी होना बाकी है। समझ रहे हो, तो आप समझे क्या, आपको वही दिखता है जो आपको दिखाया जाता है। ठीक, आगे आइए। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम ऑब्जेक्ट इज द सेम, जो है इमेज बनती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी बन जाती है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बता चुके हैं। इमेज फाउंड इन अ प्लेन मिरर लाइट रे इन्वर्टर उल्टी होती है। यूज क्या है प्लेन मिरर के, तो प्लेन मिरर के बहुत सारे यूज है, जैसे जो है ड्रेसिंग टेबल या बाथरूम प्लेन मिरर, और जो है दीवारों पे जो है ज्वेलरी शॉप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और प्लेन मिरर आर फिटेड इन अ ब्लाइंड टर्न्स ऑफ द सम बिजी रोड सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट।
जो है व्हीकल्स में लगे होते हैं ताकि पीछे से आ रहा जो चीज़ है उसको देख सकें। प्लेन मिरर जो है ये पेरिस्कोप बनाने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? ये हमें खुद नहीं पता, पता है लेकिन सर ऐसा कुछ। टेलीस्कोप होता है हाँ, देखने वाला। टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप है, ऐसा नहीं पता, नहीं पता है लेकिन इस समय नहीं याद आ रहा, पढ़ा था हमने इसका जो आँख देखने के लिए तो नहीं पेरिस्कोप का यूज करते हैं। नहीं, कुछ ऐसा सजावटी का चीज़ है। तो जो टेलीस्कोप होता है उसमें तो सीधी सी बात है कि जो दूर की चीज़ है, समझे, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड अ सर वो पेरिस्कोप। तो नहीं जो ऐसे करके वाला होता है। हाँ, वैसे बच्चन का है कुछ ये चीज़, Yes, sir. समझ रहे हो, ये बच्चों का चीज़ है। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, आपकी चीज़ जो पास की होती है उसको बड़ा कर देता है, उसको मैग्नीफाई कर देता है। और एक 30 पे 30 130 120, अच्छा। तो देखिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है कि पास की चीजों को आपको बड़ा करके दिखा देता है। जो टेलीस्कोप होता है वो दूर की जो चीजें हैं, सुदूर की जो चीजें हैं उनको क्या करता है, पहले तो पास रहता है। जो टेलीस्कोप होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, तो उसमें माइक्रोस्कोप भी होता है, साथ ही में दूर कर को पास लाने वाला भी चीज होता है। अब ये बात को समझिए, अनंत पे रखा है ना तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हो, अनंत से फोकस पे लाता है और फोकस पे जो है माइक्रोस्कोप को रख देता है। वहां से लाने का काम एक लेंस करता है और उसके बाद यहाँ पे जब पास आ गया तो उसको बड़ा करने का काम माइक्रोस्कोप कर देता है। यानी कि टेलीस्कोप में जो है दोनों चीजें लगी होती हैं, समझ रहे हो, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। वो पास ला करके बड़ा करता है, ये पास में होकर ही बड़ा कर देता है, समझ रहे हो। अगला देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस से जो है रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे होता है, देखिए कर्व सरफेस। जब बात कर्व सरफेस की आती है तो दो प्रकार के जो है मिरर पाए जाते हैं। जब बात कर्व सरफेस की आती है तो दो प्रकार के मिरर पाए जाते हैं। कर्व सरफेस, देखिए कर्व मिरर भी होते हैं और जो है लेंस भी होते हैं, दोनों में अलग अलग मामला है। पहले कर्व सरफेस देखिए, इसमें एक तो आपका आ जाता है कानकेव मिरर, इसको भी साथ में देख लो, लेंस को, लेंस। इसमें एक होता है कानकेव लेंस, कानकेव लेंस, कानकेव मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को कहते हैं अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्केव लेंस को जो है और कॉन्वेक्स लेंस को भी देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव को शायद अपसारी लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स को शायद अभिसारी लेंस कहते हैं। कॉन्केव मिरर जो है कुछ इस प्रकार से होता है, इसके जो है आउटर इस प्रकार से सरफेस पे जो है पॉलिश्ड होती है। कॉन्वेक्स जो है ये कुछ इस प्रकार से शक्ल से दिखता है और इसके इस वाली सरफेस पे पॉलिश्ड होती है, आउटर सरफेस पे। और जो कॉन्केव लेंस है, क्या लेंस है, कॉन्केव लेंस है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। लेंस जो है दो मिरर को जोड़ करके बनाए जाते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए, लेंस जो है दो मिरर को जोड़ करके बनाए जाते हैं। बीच में पी होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। और कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, इसके भी बीच में पी होता है, ध्रुव होता है। ठीक, एक लेंस की जो है, एक मिरर की जब हम पूरी संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक जो मिरर होता है वो किसी एक बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। जैसे आप देखते हो ना, अगर इसमें जो है इतना हम काट दें तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया, इसको हम इधर वाला रखें तो ये हमारा कॉन्केव बन गया। यानी कि कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, कोई भी मिरर हो, वो एक बड़े से गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। यानी कि इसका जो ये पार्ट होता है बीच वाला, ये हमारा हो जाता है सेंटर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दैट मींस ये जो मिरर है वो जिस स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो ये जो है, ये जो बीचों बीच में है, ये हमारा पी, दैट मींस ये हमारा पोल। और जो है जो पी और सी के बीच में, यानी कि सेंटर और पोल के बीच में जो हमारा बिंदु होता है उसको हम एफ या फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो
यहाँ पे जो है अब इसकी वो समझ गए टर्मिनोलॉजी, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा एफ होता है, ये हमारा सी होता है, एफ और सी पी हो गया। उसके बाद जो है ये जो है ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है ये। उसके बाद जो है इस पे जो है पालिश जिस हिसाब से कर दोगे उस हिसाब से वो चीज बन जाएगी जा करके। ये सेंटर हो गया। और जो एफ होती है हमारी, यानी कि जो स्मॉल एफ है, ये जो है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये देखिए फोकल लेंथ होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको फोकल लेंथ कह देते हैं। और ये जो है c/2, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई। अब जो है कुछ रूल्स दिए गए। क्या दिए गए हैं? रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल देखिए, टोटल मैं आपको बता चुका हूं 6 रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के, 6 रूल होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और 6 होते हैं कॉनकेव लेंस और 6 होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यही बहुत बड़ा घपला वाला मामला है। ये 24 को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। ये 24 जो है रूल आपको याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सवाल ना लगा पाओगे। समझ रहे? ये 24 रूल आपको याद करने पड़ेंगे, और इसको एक बढ़िया से लिख लो। एक दिन में याद नहीं होंगे, पहले समझ लो। डेली डेली इसको रिवाइज मारिए। केमिकल जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में उनको रिवाइज मारिए। डेली लिखने का प्रयास कीजिएगा। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ रटने से तुम याद कर लोगे, जिंदगी में ना कर पाओगे, गारंटी के साथ हम लिख के तुम्हें दे रहे। न्यूमेरिकल लगाने से आएंगे। केमिकल रिएक्शन जितना प्रैक्टिस, केमिकल रिएक्शन उतने दिमाग में भर जाएंगी। और जो ये है, ये जो मामला है इसका 24, इनको दिमाग से याद कर लीजिए। सवाल इस पे हाँ सेम ही होते हैं। अब ये तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड करता है, सेम ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। उसमें अलग अलग याद नहीं करना पड़ता, उसका ट्रिक होता है, समझे? वैसे हाँ उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। अब ये तुम ठंडे दिमाग से घर पे बैठ के सोचो जाकर के, आपको पता चल जाएगा क्या जुगाड़ है उसमें। है सबकी जुगाड़, लेकिन बुद्धि लगानी पड़ेगी। तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं पढ़ने का। देखिए पहला कह रहा है अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स, पहले कॉनकेव बनाओ। हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा ऐसे आप भी घर पे जाकर के चार्ट बना लेना कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर तो देखिए अरे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव लगाओ। ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर बन चुका है, और ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब देखो a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror, यानी कि जो है कोई भी रे, एनी रे जब भी जो है कॉनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके पैरेलल आएगी तो वो टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से जाएगी। और जब यही बात हम कॉन्वेक्स में कर रहे होंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, seems to be appear from focus। ठीक है, तो ये बात आपको समझ है। यानी कि जो है जब पैरेलल कोई भी रे आएगी, इसको ऐसे लिख लेना, बना लेना घर पे, तो फोकस से जो है होकर जाएगी। ठीक, दो बातें हो गई, एक बात दो बात हो गई। उसके बाद a ray of light passing through the center of curvature, यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर से जाएगी तो वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ पे वापस भाग आएगी, यानी कि ऐसी गई और उसी रास्ते से वापस भाग गई। उसके बाद अच्छा एक बात और याद रखना, जब इसी का उल्टा भी आप मान सकते हो, जैसे कोई फोकस से होकर जाए तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर पे जाए तो सेंटर से वापस हो जाएगी। फिर जब कोई रे ऑफ लाइट जब जो है पोल पे गिरे आकर के, मतलब डायरेक्ट उठी और डायरेक्ट पोल पे गिरी जाकर के, तो पोल पे जब गिरेगी जाकर के तो उतने ही एंगल पे वापस आ जाएगी। यानी कि आपको क्या याद आया? आपको प्लेन मिरर का फिनोमेना याद आया, उसमें भी तो सेम ही होता था, सेम ही होता था। और याद रखिए एक बात तो याद रखिए, जब यही रिफ्लेक्शन जैसे मान
जब मान लो जो है कोई रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो इसको यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना चल रहा था, इस रिफ्लेक्शन में लाइट को नीचे जाना चाहिए था, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जब यही रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी मीडियम में घुस जा करके, मतलब मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जब यही जो रे आ रही है ना, रे ये जो आ रही है, यही जो है अपने मतलब दूसरे मीडियम में जाने की बजाय रिफ्रैक्ट होकर के वापस अपने मीडियम में घुस जाया करके, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में हो जाएगा जा करके फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमेना का यूज केस पता क्या है, इसका यूज केस ये है कि जो तुम्हारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं उसमें डाटा नहीं तुम्हारा ट्रेवल करता है, वो यहीं से इसी फिनोमेना से ट्रेवल करता है, फाइबर ऑप्टिक केबल से, समझे। उसमें जो डाटा होता है ना वो फटाफट जो है उसी में रिफ्लेक्शन होता रहता है, और कितनी भी दूरी पे डाटा जो है विद इन सेकंड में पहुंच जाता है। तुम्हारा इंटरनेट देख लो, जो सर्च करते हो फटाक से आ जाती है। कैसे आ जाती है, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना फॉलो होता है। आप अपनी D2H देख लो या डिश टीवी देख लो, उसमें भी जो है फोकस पे लाते हैं ताकि अनंत पे चली जाए, इनफाइनाइट पे चली जाए।